गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, कल टॉपिक चल रहा था हमारा फोर्सेस इन नेचर, और हम उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो फर्स्ट फोर्स है उसको एक्सप्लेन कर चुकी थी। बच्चे, आपने वीडियो देखनी होती है और वीडियो के साथ साथ उस टॉपिक को समझ के और उसके नोट्स साथ साथ आपने प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, साथ साथ आप समझिए, देखिए और उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूँ। जो नेक्स्ट फोर्स है हमारी, जो आज हम करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? इट एक्ट बिटवीन टू चार्ज। देखिए, इसको हम कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये चार्जेस के बीच में होती है और वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिए थे और उनके मासेस लिए थे हमने m1 और m2। यहाँ पे हम क्या लेंगे? दो चार्ज लेंगे, q1 और q2, दैट आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, दो चार्ज हैं q1 और q2, r डिस्टेंस पे रखे हैं। वो चार्ज चाहे पॉजिटिव है, मान लीजिए दोनों। देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के बताऊँ, अगर दोनों चार्जेस क्या रहेंगे? पॉजिटिव, सेम काइंड के चार्ज रहेंगे। अगर दोनों, देखिए अगर दोनों चार्ज सेम रहेंगे, पॉजिटिव होगा Q1 भी और Q2 भी पॉजिटिव, तब क्या होगी? सेम चार्ज क्या करते होते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, फोर्स लगेगी, कौन सी लगेगी? रिपल्शन की। अगर नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी क्या है? सेम काइंड है तो भी रिपल्शन की फोर्स लगेगी। और अगर अपोजिट हैं, मान लीजिए Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव, या Q1 नेगेटिव और Q2 पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज हो गए, तो अपोजिट क्या करता है? हमेशा अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये यानी कि इनके बीच में फोर्सेस तो हमेशा लगेंगी, कोई मर्जी चार्ज हो। देखिए, तो हमने वो Q1 और Q2 चार्ज लिए हैं, r डिस्टेंस पे सेपरेट हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their charges. The force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of their charges. देखिए इनकी मल्टीप्लाई के ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। देखिए जैसे जो लास्ट चार्ज किया था हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। वो भी क्या था? स्केयर के डिस्टेंस, जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्केयर और फिर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर। ठीक है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्केयर वी कैन से, और वी कैन से एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, व्हेन वी कंबाइन दिस इक्वेशन वी गेट एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। ठीक है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं? अगर इस प्रोपोर्शनल को हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, देखिए इसमें और इसमें, इन दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी है और यहाँ क्या है? इक्वल है। जब इक्वल में कन्वर्ट होता है तो एक कांस्टेंट टर्म आती है, वहाँ पे g आई थी, यहाँ पे क्या आया है? k। ठीक है, और k की भी मैं वैल्यू फिक्स है, वो आपको बताती हूँ। इसकी वैल्यू कौन सी है? k इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। g क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और k क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एंड इट्स वैल्यू इज, कहाँ से निकालते हैं k की वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू है, ये आपको लर्न करनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, इस एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू पुट की गई। देखिए 4 की वैल्यू आपको पता है, पाई की भी 22/7 आप पुट कर सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब पुट की गई 6.6 इंटू 10⁻−13 होती है, तो वो वैल्यू जब हमने पुट की तो हमारे पास आया 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है इसकी। ऐसे इसके ऐसे यूनिट भी उसी की तरह हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एफ फिजिकल टू क्या आएगा? k Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो k की निकालनी है, k आप इस तरफ रख दीजिए और ये r उधर जाएगा, एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। देखिए एफ के क्या रहेंगे? फोर्स के न्यूटन, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज के ऐसा यूनिट होता है बेटा कूलम्ब। तो कूलम्ब, इसका भी कूलम्ब, इसका भी, तो क्या हो गया? वो कूलम्ब स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर?
नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नोट्स बनाने हैं, ऐसे ही इसका डेरिवेशन करना है और उसके बाद उसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इट इज़ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये फोर्स अट्रैक्शन की भी होती है, रिपल्शन की भी होती है। देखिए मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया ना, अगर सेम काइंड है तो रिपल्शन फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी, सिर्फ अट्रैक्टिव थी, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों है। दिस इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब देखिए इन दोनों फोर्सेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, तो उस लाइन के ऊपर ही इनकी फोर्स एक्ट करती है। ऐसा नहीं है इनके बीच की जो फोर्स है वो कहाँ होगी, यहाँ लगेगी या यहाँ लगेगी, कहीं यहीं पे ही लगेगी, इसी फोर्स के, इसी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के बीच में सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, इसीलिए हम। शॉर्ट रेंज, थर्ड है शॉर्ट रेंज फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स हैं। जो ग्रेविटेशनल क्या थी, लॉन्ग रेंज फोर्स थी। यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट पड़े थे उनके ऊपर फोर्स लग रही थी, बट ये क्या है, यहाँ पे इन चार्जेस को पास में जैसे जैसे रखेंगे हम, जितना पास लेके आएंगे उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होगा, ठीक है, दूर रखेंगे तो ये इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। फोर्थ है ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही हैं। नेक्स्ट है 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। मैंने कल आपको बताया था एक प्रॉपर्टी में ग्रेविटेशनल में, देखिए ये वाली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी, वीकेस्ट फोर्स है नेचर की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या आ गई, ये इससे स्ट्रोंग है, कितनी स्ट्रोंग है, 10⁻36 टाइम। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फोर्स देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती है, द फोर्स दैट बाइंड द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन टुगेदर। देखिए न्यूक्लियस के अंदर आपने पढ़ा होगा, 10th तक आप पढ़ के आए हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके रखती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखती है। न्यूक्लियंस होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम न्यूक्लियंस भी बोल देते हैं। तो न्यूक्लियंस को जो बाउंड करती है, बाइंड करती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है ये, तभी इसका नेम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है न्यूक्लियंस के बीच में, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज आर ऑफ 3 टाइप। कौन सी 3 टाइप की होती हैं, देखिए न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है, न्यूट्रॉन फोर्स बिटवीन 2 न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए अब इसके बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में होता क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं। तो न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स लगेगी, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी फोर्स लगेगी, ऑपोजिट में भी फोर्स लगेगी। तो ये 3 तरह की ये फोर्सेज हो जाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट हम बात करें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, क्योंकि उनके न्यूक्लियस के अंदर ही लगनी होती है, कोई ऐसा तो नहीं है बाहर के किसी ऑब्जेक्ट के साथ लग रही है, तो उन्हीं को कंबाइन करके रखती है, बाइंड करके रखती है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, 100 टाइम स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से अगर 100 टाइम है तो ग्रेविटेशनल से कितनी होगी, 10⁻36 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही थी, ग्रेविटेशनल से तो 100 यानी कि 10⁻2 ये हो गई, तो 10 पावर कितना हो गया, 38। यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ मैं आपको, देखिए जो ग्रेविटेशनल थी, ग्रेविटेशनल मान लीजिए 1 है ग्रेविटेशनल की वैल्यू, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू क्या है, 10⁻36, ठीक है। और अब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है, इससे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की 10 क्या है, 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। बेस सेम पावर ऐड हो जाती है तो क्या हो गया वो 10⁻38। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल से क्या है, वो कितनी स्ट्रॉन्गर है, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। और अगर उससे बात करें तो ये कितनी है, मैं दोबारा बताऊँगा आपको, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर इन दोनों की बात करें, अगर ये 1 है तो ये 10⁻36 है, और अगर इन दोनों की बात करें, अगर ये 1 है तो ये 10⁻2 है, यानी कि ये इसकी
डबल स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसकी डबल स्ट्रॉन्ग है तो ये पावर ऐड हो जाती है, तो इससे क्या हो जाएंगी वो 10⁻38 स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन सेंट्रल फोर्स। तो यहाँ ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, ऐसा नहीं है कि लाइन जॉइनिंग पे ही एक्ट कर रही हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करती हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती हैं। डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, कोई इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करती। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अंदर फोर्स लगनी है, तो ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्जेस ऑन न्यूक्लियस, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। क्लियर है, तो यहाँ इसकी ये 5 प्रॉपर्टी हमने रीड की हैं। आपने आज के ये नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देती हूँ सारे नोट्स स्टार्टिंग से। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, साथ साथ आपने बनाने हैं ये नोट्स। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भी सेंड करूँगी सारे। ठीक है बेटा, ओके बच्चे, बाय।